नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 1 में 5वां पार्ट देखने वाले हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा जानते हो, ऊष्मा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा के रूप में ही ऊष्मा का उपयोग होता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर क्या दिया गया है। अब हमने देखा है कोई भी पदार्थ में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होते समय प्रसरण होता है। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थों का, द्रव पदार्थों व गैसीय पदार्थों का संकुचन या प्रसरण होता है। इस संबंधी हमने प्रयोग किए हैं कुछ पिछले कक्षा में। ओके, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में पाई जाने वाली गुप्त ऊष्मा, पानी का असंगत व्यवहार, ओस बिंदु तापमान, आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्माधारता, इन सभी संकल्पनाओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। क्लियर। तो अभी हमने बेसिक देखा, अब इस पाठ से संबंधित हम लोग जानकारी देखने वाले हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, आप बर्फ के टुकड़े लिए होंगे, है कि नहीं। जब तक सभी बर्फ के टुकड़े का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मतलब जब पूरा बर्फ पानी के रूप में बदली हो जाएगा तब उसका तापमान बढ़ेगा, अदरवाइज उसका तापमान क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब बर्फ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देना जारी रखेंगे तो पानी के तापमान में वृद्धि होगी और पानी कहाँ तक पहुँचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी। अब जब पानी के आगे फिर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, वाष्प। ओके, और संपूर्ण पानी का वाष्प में रूपांतरण होते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। ओके, तापमान में होने वाला परिवर्तन व उसे लगने वाला समय, इनके संबंध को दर्शाने के लिए आकृति 5.2 दिखाई गई है। अब देखिए, द्रवणांक और गलनांक किसे कहते हैं। बर्फ को ऊष्मा देने पर बर्फ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल कर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यह परिवर्तन होते समय बर्फ को ऊष्मा को अवशोषित करता है और यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहता है। तो देखिए बच्चों, आपको ये पूरा डायग्राम यहाँ पर बताया गया है, पानी का रूपांतरण। ओके, उबलता हुआ पानी, फिर उसका रूपांतरण वाष्प तक रहता है। तो ये आपको लाइन दिखाई गई। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जा रहा है, उतने पे ही है। तो जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है उस स्थिर तापमान को द्रवणांक कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो स्थिर तापमान होता है, जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण पानी में होता है, बर्फ का रूपांतरण पानी में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ यहाँ बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग परमाणु अणु के बंध को छीण करके ठोस का द्रव में रूपांतरण करने के लिए होता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसे पिघलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बच्चों ये एक परिभाषा है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, उसका ही मेन परिभाषा आपको यहाँ पे ब्लैक हेडिंग में दिया गया है। इकाई द्रव्यमान वाले ठोस पदार्थ का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है ऐसी ऊष्मा को पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। इसमें इंग्लिश में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, गुप्त ऊष्मा। अब आगे देखेंगे बच्चों, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैस में होता है और अवशोषित की गई ऊष्मा क्या होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ पर किसकी ऊष्मा है, ओके, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है। ओके, और यहाँ पर वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है। तो इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थों में, यहाँ पे ठोस पदार्थ का द्रव में रूपांतरण हो रहा है, यहाँ पे द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थों में रूपांतरण हो रहा है। और रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पदार्थ का देखो यहाँ पे द्रवणांक और क्वथनांक दिया गया है और उसको पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी वो भी दिया गया है। ओके, वाष्प बनने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी वो सब दिया गया है यहाँ पे। तो ये चार्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये परिभाषा, ये और ये परिभाषा और ये।
क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।